नमस्कार सभी साथियों का वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे अपने बात की थी राणा सांगा के उत्तराधिकारी के बारे में। उत्तराधिकारी के बारे में हमने उदय सिंह पढ़ दिया। आज उदय सिंह का जो अगला उत्तराधिकारी आता है उसका नाम आता है महाराणा प्रताप। चलो पढ़ते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पढ़ते हैं तो महाराणा प्रताप आ गया मेवाड़ में। प्रताप आ गया मेवाड़ में। बात करते हैं प्रताप का जो कार्यकाल रहता है, जो शासनकाल रहता है, वो कितने वर्षों का रहा, तो होता है 1572 से 97 तक रहता है। लेकिन क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि राणा प्रताप का जो कार्यकाल है वो कितने वर्षों का रहता है, तो 97 से 72 घटा तो 25 आ जाता है, तो 25 वर्षों तक का इसका कार्यकाल रहता है। बात करते हैं राणा प्रताप के जन्म की। राणा प्रताप का जन्म होता है 9 मई 1540। 9 मई 1540 विक्रम संवत 97 में होता है। जेठ शुक्ल तृतीया को होता है। बादल महल के जूना कचहरी में होता है। बादल महल के जूना कचहरी में इनका जन्म होता है। जूना कचहरी में इनका जन्म होता है। लेकिन एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि जब राणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो महाराणा प्रताप की उस समय उम्र क्या थी। एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि जब राणा प्रताप का जब राज्याभिषेक हुआ तो इनकी उम्र क्या थी। 2 क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं आगे कि आगे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। आगे पूछा जाता है कि राणा प्रताप का जो पिता का नाम क्या है। राणा प्रताप के पिताजी का नाम उदय सिंह है। उदय सिंह पिता का नाम है, तो माता का नाम भी होगा। तो माता का नाम मिलता है जयवंता बाई। माता का नाम जयवंता बाई मिलता है, तो पत्नी का नाम भी मिलेगा। तो पत्नी का नाम मिलता है अजब देव पंवार मिलता है पत्नी का नाम। अजब देव मिलता है पत्नी का नाम। जब पत्नी का नाम मिलेगा तो पुत्र की भी चर्चा होगी। तो पुत्र का नाम मिलता है अमर सिंह। चलो ठीक है, राणा प्रताप के वापस बचपन की ओर जाते हैं तो इनका बचपन का नाम मिलता है किक्का। तो बिल्लों में छोटे बच्चे को किक्का कहा जाता है। चलो हो गया प्रताप के बारे में सामान्य जानकारी। एक जानकारी और मिलती है कि प्रताप के गुरु का नाम क्या है। प्रताप के गुरु का नाम है राघवेंद्र गुरु का नाम मिलता है। बात करते हैं कि राणा प्रताप को जो सहस्त्र विद्या थी, सहस्त्र विद्या किसने सिखाई, तो सहस्त्र विद्या का जो ज्ञान दिया था वो दिया था जयमल राठौड़ ने। वही जयमल राठौड़ तो तीसरे चित्तौड़ के युद्ध में था, जयमल राठौड़। अब आगे बात करते हैं राणा प्रताप के बारे में। चलो ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यह है प्रताप, मेवाड़ में प्रताप है। अब मेवाड़ में प्रताप है तो प्रताप को विरासत में क्या मिला। प्रताप को विरासत में मिला अकबर की दुश्मनी। अकबर की दुश्मनी मिली विरासत में अकबर को। तो अकबर को पूरा मेवाड़ नहीं मिला था कि अकबर को पूरा मेवाड़ नहीं मिला। मेवाड़ का जो पहाड़ी क्षेत्र आता है कुंभलगढ़ के पास वाला, वो कुंभलगढ़ का क्षेत्र मिला था प्रताप को, जो अनुपजाऊ क्षेत्र है। जो उपजाऊ क्षेत्र था चित्तौड़ वाला, वो तो अकबर के अधीन था। जो चित्तौड़ के तीसरे शाखे में अकबर ने विजय प्राप्त कर ली थी, जो 67-68 में हुआ था। बात करते इधर बन गया। 6 महीने नहीं हुए राणा बने हुए, लेकिन अकबर ने तो अभियान शुरू कर दिए। पहला अभियान भेजता है प्रताप को समझाने के लिए, जो शांति अभियान भेजता है। पहले पोत भेजा जलाल खां को भेजता है। इसने 4 अभियान भेजे। पहला अभियान 72 में 1572, पहला अभियान 1572 में, और 3 73 में, 3 आ गए 1573 में, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 अभियान भेजता है। जलाल खां आता है प्रताप को शांति यानी समझाने के लिए आता है, लेकिन जलाल खां को भी प्रताप वापस भेज देता है, कुछ ना कुछ कमी निकाल के अभियान में। ये वापस चला जाता है अकबर के पास, लेकिन अकबर निराश नहीं होता है। कहा कि पहला अभियान है, एक हार गया तो क्या हुआ, आगे और भेजेंगे। दूसरे अभियान के रूप में इसने भेजा मान सिंह को भेजता है दूसरे अभियान के रूप में। मान सिंह आता है।
अब कहा जाता है कि मानसिंह तथा प्रताप की जो मुलाकात होती है वो कहाँ होती है। अनेक इतिहासकार जैसे टोड भी कहता है कि इनकी मुलाकात तो उदय सागर झील में हुई। चलो हम भी उदय सागर झील में इनकी मुलाकात करा देते हैं उदय सागर झील। उदय सागर झील में मानसिंह तथा प्रताप की मुलाकात होती है और खाने का आयोजन, यानी इसके रूप में कुछ अनगिनत कहानी आती है। चलो बता देते हैं एक दो, कि जब प्रताप और मानसिंह जो दोनों एक जगह आते हैं तो खाने का आयोजन रखा जाता है, व्यवस्था बढ़िया। तो खाने के लिए जब भी प्रताप बैठता है तो मानसिंह इसे मना कर देता है खाने के लिए कि खड़ा हो जा। प्रताप कहता है कि मैं ऐसे भी तेरे सामने नहीं बैठ सकता, तो ऐसा कहकर चला जाता है वापस। एक तो कारण यह माना जाता है। दूसरा कारण यह माना जाता है कि जब मानसिंह आता है प्रताप से शांति अभियान के लिए, यानी समझौते के लिए, भाई ये मान जाए, तो प्रताप स्वयं नहीं जाता है, अपने पुत्र अमर सिंह को भेज देता है। अमर सिंह स्वयं आता है यहाँ और अमर सिंह से मानसिंह पूछता है, यानी खाने की व्यवस्था की जाती है। यह भी रात्रि भोज रखा जाता है, यहाँ मानसिंह रहता है। लेकिन प्रताप मानसिंह ने पूछा अमर सिंह से कि राणा जी नहीं आए, तो अमर सिंह ने कहा कि राणा जी का तो सिर दर्द कर रहा है। तो मानसिंह कहा कि मैं सब समझ गया कि कौन सा सिर दर्द कर रहा है, एक दिन इस सिर दर्द की मैं गोली स्वयं लेके आऊंगा। ऐसा कहा तो अमर सिंह ने कह दिया कि आ जाना, देख लेंगे। सामने हो गई मुलाकात दोनों की, ठीक है। ये कहते तो एक ये भी अनबन का कारण माना जाता है। फिर आदेश दिया कि जिस चौकी पर मानसिंह बैठा है उस चौकी को उखाड़ दिया जाए और जो खीर है वो कुत्तों को खिला दी जाए और जो यहाँ पे जो बैठा वहां पर गंगा जल छिड़का जाए। यहीं से ही तो वो कुत्ता बेड़ी की जो लड़ाई होती है, वही ये कहावत है ना कुत्ता बेड़ी की, वो यह मेवाड़ से शुरू हुई थी, राणा प्रताप और मानसिंह के समय से। यह कारण माना जाता है। लेकिन कुछ इतिहासकार और कुछ कहते हैं कि मानसिंह का इसमें अपमान किया था। अपमान किस बात का किया? राणा प्रताप ने अपने कुंवर अमर सिंह को भेज दिया, लेकिन मानसिंह की तो यहाँ कुंवर ही है, कुंवर को कुंवर से भेज दिया समझौते के लिए, तो कोई अपमान नहीं हुआ है। अगर अपमान होता यहाँ तो मानसिंह के बाद तीसरी अभियान इसका पिता भगवंत दास नहीं आता, लेकिन तीसरे अभियान के रूप में भगवान दास आता है। भगवान दास को कि जय माता दी राम राम करे और वापस भेज देते हैं अकबर के पास। भगवंत दास भी चला जाता है अकबर के पास और चौथे अभियान के रूप में टोड्या यानी टोडरमल को भेजा जाता है। टोडरमल को भी वापस भेज दिया जाता है। अकबर के चारों अभियान फेल, चारों अभियान अकबर के फेल हो जाते हैं। लेकिन अकबर निराश नहीं होता है। अकबर ने शांति अभियान के रूप में 4 भेजे, हमने जो पढ़ लिया पीछे। अब आगे बात करते हैं वापस प्रताप कि महाराणा प्रताप जो अभियान थे उनको स्वीकार इसलिए नहीं किया कि प्रताप चाहता था कि जो युद्ध होने वाला है अकबर और प्रताप के बीच में, उसकी तारीख थोड़ी और आगे बढ़ जाए ताकि मैं अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत कर दूं। इस कारण प्रताप अभियानों को आगे से आगे खिसकाते रहे। तो फिर आगे जाता, आगे खिसकाने का मेन कारण यह मिलता है कि चित्तौड़ मान लिया मेवाड़, कि मेवाड़ की सैन्य शक्ति बड़ी कमजोर हो गई, कि राणा सांगा के समय भी बड़ा युद्ध हुआ था, उसमें भी सैनिक खूब मारे गए, इस कारण बड़ा कमजोर हो गया चित्तौड़। तो राणा प्रताप से यदि हम थोड़ा सी पीछे चलते हैं तो 1567-68 में चलते हैं तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। इसमें भी चित्तौड़ की हालत बड़ी खराब हो गई। और इसे हम पीछे जाते हैं तो 1534-35 में जाते हैं तो चित्तौड़ का दूसरा सबसे बड़ा शाखा होता है। इसमें भी बहुत सैनिक मारे गए और चित्तौड़ बड़ा कमजोर हो गया। दूसरे शाखे से भी थोड़ा और पीछे जाते हैं तो आता है 1527 में हुआ था राणा सांगा के समय खानवा का युद्ध। यानी इतने से छोटे समय में, इतनी छोटी रियासत जो मेवाड़ है, 3 बड़े युद्ध कर लिया इतने कम समय में। तो जाहिर सी बात है कि मेवाड़ की शक्ति तो बड़ी कमजोर होगी कि बड़े इतने कम टाइम में इतने बड़े युद्ध कर लिए 3, तो जाहिर सी बात है कि शक्ति तो बड़ी कमजोर होगी। इस कारण प्रताप इन युद्ध को आगे से आगे खिसका रहा था ताकि मैं अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा लूं। लेकिन प्रताप क्या कर रहा था, इसके साथ ही अपने सैनिकों की भर्ती निकाल रहा था और सैनिक नए भर्ती कर रहा था। और जो भील थे ना, भीलों से भी अपनी दोस्ती बढ़ा रहे थे। और भीलों में जो भील राणा आता है पुंजा एकमात्र ऐसा भील था जिसने राणा की उपाधि दी थी प्रताप ने। इस कारण इसे राणा पुंजा कहा जाता है। राणा पुंजा अकबर आ गया।
अब अकबर बड़े दल बल के साथ रवाना होता है चित्तौड़ की ओर। चित्तौड़ की ओर रवाना होता है राणा प्रताप से युद्ध करने के लिए। अकबर आता है सीधा, यह दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, जो अकबर का दुर्ग है मैगजीन दुर्ग, यहाँ आता है। यहाँ आते 15 दिन तक मंथन चलता है कि किसको सेनापति बनाया जाए और किसको नहीं। 15 दिन के बाद निष्कर्ष निकलता है तो यहाँ जो प्रताप के सामने जो युद्ध लड़ने जा रही है सेना, उसका जो मुख्य सेनापति बनाया जाता है मान सिंह को। मान सिंह को प्रमुख सेनापति बनाया जाता है। लेकिन अकबर के जो विश्वसनीय सेनापति है या सैनिक है, उन्होंने कह दिया कि महाराणा क्या कर रहे हो, एक हिंदू के विरुद्ध एक हिंदू को भेज रहे हो, जातिवाद हो जाएगा। इस कारण कुछ सैनिक इनके नाराज हो जाते हैं अकबर से। लेकिन अकबर इस बात से डरता नहीं है और मान सिंह को मुख्य सेनापति बनाता है। और मान सिंह के बाद जो दूसरा सेनापति बनता है मुख्य, उसका नाम है आसफ खां। आसफ खां को बनाया जाता है दूसरा सेनापति के रूप में। और मान सिंह होता है रवाना होता है प्रताप से युद्ध करने के लिए। मान सिंह आ जाता है मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ में आ जाता है मान सिंह। इधर प्रताप बैठा है कुंभलगढ़ दुर्ग में। कुंभलगढ़ में प्रताप है। प्रताप को पूरी जानकारी मिल रही है बराबर कि मांडलगढ़ में पहुंच गई है, यानी मेवाड़ में प्रवेश कर गई है मुगल सेना। तो प्रताप ने सोचा कि हम मांडलगढ़ जाके युद्ध करके वहीं इनका समाप्त कर देते हैं। लेकिन कुछ सरदारों और सेनापतियों के कहने पर कहा कि महाराज ऐसा नहीं करना। यदि हमने मांडलगढ़ पे आक्रमण किया, यहाँ मान सिंह पर किया यहाँ आक्रमण, तो सेना यदि कम पड़ी तो यहाँ अजमेर से सेना और बुला लेंगे तो हमारे खतरा और बढ़ जाएगा। तो ऐसा करने से प्रताप मान गया कि यहीं आने दो, यहीं पहाड़ियों में घुमा घुमा के मारेंगे सबको। ठीक है, मान सिंह आता है मांडलगढ़, 2 माह तक रुका यहाँ। अगर 2 माह तक नहीं आया प्रताप तो आगे रवाना होता है। तो आगे आता है खमनौर आ जाता है। इधर से प्रताप ही आ जाता है और प्रताप आ जाता है गोगुंदा। चलो आगे चर्चा करते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। चलो आ गए हल्दी घाटी में। इधर से आता है प्रताप, इधर से आता है मान सिंह मुगल सेना लेके। तो प्रताप यहाँ आता है तो इसने यहाँ सबसे पहले पड़ाव डाला गोगुंदा में। और ये आ गया खमनौर राजमंद। खमनौर में आ गया। ठीक है, प्रताप आ गया यहाँ। तो प्रताप आया था अपने घोड़े चेतक पर। प्रताप आ गया अपने घोड़े चेतक पर। और इधर से मान सिंह आता है। मान सिंह आता है अपने हाथी मर्दाना हाथी पे आता है मान सिंह। और जो प्रताप जो घोड़े पे आता है तो इसकी जो आगे की सेना रहती है जिसे हरावल सेना कहते हैं, कि हरावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा है कृष्णदास चूड़ावत, कि चूड़ा का वंशज कृष्णदास चूड़ावत कर रहा है। तो इसके साथ ही हरावल सेना का एक सैनिक और रहता है, एक सेनापति, वो बनाया जाता है हकीम खां को। हकीम खां सूर को बनाया जाता है। और हकीम खां सूर के बारे में तो कहा जाता है कि इसने कहा था कि घोषणा की थी कि मेरे जिंदा रहते हुए मेरी मुट्ठी से कोई तलवार नहीं छुड़ा सकता। इसने सही कहा था कि इसकी जब ये हल्दी घाटी के युद्ध में जब ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है तो राणा ने स्वयं तलवार छुड़ाना चाहिए, लेकिन तलवार नहीं छुड़ा पाए। तो राणा ने यह खमनौर राजसमंद में इनका मकबरा बना दिया। खमनौर राजसमंद में मकबरा बना दिया। चलो बात करते आगे। ये तो हो गए हरावल सेना। अब बात करते जो पीछे सेना रहती है राणा के पीछे, उसे कहा जाता है चंद्रावल सेना। चंद्रावल सेना का राणा प्रताप की जो चंद्रावल सेना है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा है राणा राणा पुंजा कर रहा है, कि भील राणा पुंजा चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा है। तो बात करते हैं जो आगे इधर रहती है सेना, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? इसका नेतृत्व कर रहा है जाला बिद्दा कर रहा है। इस सेना का नेतृत्व कर रहा है रामशाह तंवर। रामशाह कहा जाता है कि रामशाह तंवर तथा इसके 3 पुत्र हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए। और कहा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जितने भी तंवर आए थे सभी वीरगति को प्राप्त हो गए। अब बात करते हैं मानसिंह आया था मर्दाना हाथी पर। तो मानसिंह की जो हरावल सेना रहती है उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? उसका नेतृत्व कर रहा है आसफ खां कर रहा है।
तथा इसकी जो चंद्रावल सेना है, चंद्रावल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो उसका नाम मिलता है मिहत्तर खां। मिहत्तर खां कर रहा है चंद्रावल सेना। और इसके इधर भी सेना, इसके इधर भी सेना, कि हरावल सेना लड़ेगी, ये दोनों आपस में लड़ेगी, इधर वाली लड़ेगी, ये लड़ेगी, यानी आपस में सभी बट्टी हुई है, ये सैनिक लड़ेंगे। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। लेकिन मान सिंह के समय जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, इसके समय एक इतिहासकार भी आता, उसका नाम मिलता है बदायूनी आता है। और बदायूनी पूरी हल्दी घाटी युद्ध की बढ़िया नोट्स बना रहे, राइटिंग नोट्स लिख रहे हो बढ़िया शानदार, भाई काय हो रही है। लेकिन बदायूनी को तो एक ही दिखाई दे रहा है, इधर से जो महाराणा प्रताप है ना, महाराणा प्रताप ही दिखाई दे रहा है, कुछ ही दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए तो बदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध भी कहा था, गोगुंदा का युद्ध भी कहा जाता है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है, ये तपते पहाड़, जून का महीना, तो खतरनाक युद्ध होता है। तो अब बदायूनी पूछता है आसफ खां से कि बताओ कि हमारे वाले कौन से सैनिक और दुश्मन वाले कौन से है। तो आसफ खां कहता है कि तुम तो सिर्फ तीर चलाए जाओ, जो भी मरेगा तो राजपूत ही। तो ऐसा कहता है, इसने कहा मैंने भी बहुत सारे तीर मारे, मैंने भी बहुत सारे काफिरों को मारा। ये भाई साहब काफिर कह रहे हैं, लेकिन काफिर का मतलब होता है धर्म विरुद्ध। अगर ये युद्ध धर्म विरुद्ध का होता तो एक मुस्लिम का सेनापति, हिंदू नहीं होता, मुस्लिम हो गया अकबर, इसका मुख्य सेनापति हो गया मान सिंह नहीं होता, और एक हिंदू सैनिक, हिंदू राजा हो गया प्रताप, और प्रताप का सेनापति हकीम खान नहीं होता, एक मुसलमान नहीं होता। ये तो गलती कह रहे हैं कि एक, यानी इसने तो जिहाद कर दिया कि धर्म में युद्ध बता दिया इसने, तो ये गलत बता रहा है। भयंकर युद्ध होता है। तो युद्ध में पहला पड़ाव करा था महाराणा की ओर लड़ा गया, तो इसमें महाराणा इन मुगलों पर भारी रहते हैं। मुगल सेना भाग छूटती है और आ जाती है बनास नदी की ओर, भाग छूट के आ गई बनास नदी के पास, बनास नदी के आगे भाग जाती है। लेकिन मिहत्तर खां ने बड़ी चतुराई दिखाई इस युद्ध में, हल्दी घाटी युद्ध में चतुराई दिखाई मिहत्तर खां ने, और कहा कि बादशाह सलामत आ गए, कहा कि बादशाह सलामत आ गए, कि मिहत्तर खां ने नारा लगाया या आवाज लगाई बड़ी जोर से कि बादशाह सलामत आ गए। तो भाग छूटी सेना वापस लड़ने के लिए तैयार हो गई। तो सेना आ गई, तैयार हो गई, तो ये सेना आ गई आगे आ गई बादशाह बाग में, बादशाह बाग में आ जाती है आगे सेना, और बादशाह बाग के आगे आ जाती है रक्त तलाई में आ जाती है आगे सेना। तो महाराणा प्रताप की सेना में भी बड़ा जोश था। जोश इसलिए था कि पहला पड़ाव पर इनकी जीत हो रही थी, विजय हो रही थी, तो ये भी मैदान में आ जाते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मुगल सेना तो मैदान में लड़ने के लिए एक्सपर्ट है, और जो राणा प्रताप की सेना है वो तो पहाड़ों में लड़ने के लिए एक्सपर्ट है। तो यही गलती कर दी राणा ने कि इनकी सेना जोश ही जोश में मैदान में आ गई, और मैदान में आने से ही थोड़ा हार का कारण माना जाता है। लेकिन हार तो नहीं हुई ना, पहली हो गई युद्ध। अब आता है मान सिंह क्या करता है कि बीच मैदान में आ जाता है। प्रताप तो यही चाहता था कि ये मैदान में आए, कि बराबर मैदान में आए। मान सिंह आ गया हाथी लेकर मैदान में, तो प्रताप ने घोड़े के जैसे ही लात मारी। चेतक समझ गया कि हमें जाना कहाँ है, तो चेतक आ जाता है मान सिंह के हाथी के पास, और हाथी के चक्कर लगाता है चारों ओर। तो प्रताप कहता है कि दिखाओ मान सिंह अब तुम्हारा कर्तव्य कैसा है, तेरी ताकत दिखाओ पूरी। तो मान सिंह के चार और घोड़ा चक्कर दे रहा है हाथी के। तो जैसे ही घोड़े के फिर पीठ पे मारी, तो घोड़ा उछल के सूंड पे पग रख लिया, दोनों पैर सूंड पे रखा, सूंड पे रखता है भाला फेंका राणा प्रताप ने, भाला गया ओदा पार, और मान सिंह गिर के पड़ गया नीचे ओदे में। और ओदे में जो व्यक्ति था जो हाथी को चला रहा था वो मर गया। राणा जी ने सोचा कि मान सिंह तो चले गए, कि मर गए मान सिंह तो राणा ने जैसे ही घोड़े को पीछे लिया तो थोड़ा सी खंजर लग गया, पैर के पीछे वाले पैर के थोड़ा खंजर लग गया। क्या होता है कि युद्ध में जाने वाले जो भी हाथी रहते हैं उनके बड़ी बड़ी तलवारें या खंजर बांधे जाते हैं आगे सूंड पे, तो थोड़ा खंजर लग जाता है। जैसे ही राणा प्रताप बाहर की ओर आते हैं तो मुगल सेना चारों ओर से घेर लेती है, चारों ओर से मुगल सेना घेर लेती है। इधर सामने बैठा बैठा जालाबिद्दा देख रहा है कि क्या हो रहा है नजरिया। जालाबिद्दा आता है राणा के पास, कहता है राणा जी आप तो चारों ओर से गिर गए, तुरंत ही बाहर निकलो। तो जालाबिद्दा स्वयं उनका मुकुट ले लेता है और राणा प्रताप को बाहर निकाल दिया जाता है, और जालाबिद्दा के हजारों तलवारें लगती है भाले, और जालाबिद्दा भी इसमें वीरगति को प्राप्त हो जाता है।
अब चेतक को पता है कि खंजर लग गया, अब चेतक को पता है कि मुझे राणा जी को सही सलामत पहुंचाना है। अब एक बड़ी सी तंग पहाड़ी आती है, तंग पहाड़ी आती है। चेतक को पता है यदि इस तंग पहाड़ी को मैंने पार कर दिया तो मेरा राणा हमेशा के लिए जीत जाएगा। चेतक उस समय बड़ा पूरी हिम्मत से जोर लगाता है और जिस आगे जाके गिरता है वो स्थान रहता है बलीचा। बलीचा में जाके गिरता है और वहीं चेतक का स्मारक है। हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हाथियों का युद्ध, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रताप की ओर से जो छोड़ा गया हाथी था युद्ध में, कि प्रताप की ओर से जो छोड़ा गया हाथी था उसका नाम था लूणा। हाथी का नाम लूणा था तथा लूणा हाथी को कंट्रोल करने के लिए मानसिंह या अकबर की ओर जो मुगल सेना की ओर जो हाथी छोड़ा गया था उसका नाम था गजमुक्ता। गजमुक्ता उसका नाम था गजमुक्ता। तथा प्रताप ने दूसरा हाथी छोड़ा, उस हाथी का नाम मिलता है राम प्रसाद। दूसरा हाथी छोड़ा उसका नाम है राम प्रसाद। तथा राम प्रसाद हाथी को कंट्रोल करने के लिए मुगलों के द्वारा जो छोड़ा गया हाथी था उसका नाम था गजराज। गजराज उसका नाम मिलता है गजराज। लेकिन गजराज हाथी से राम प्रसाद हाथी कंट्रोल में नहीं रहा तथा राम प्रसाद हाथी को जो चला रहा था उसका नाम था प्रताप सिंह तंवर। प्रताप सिंह तंवर। प्रताप सिंह तंवर चला रहा था इस हाथी को। प्रताप सिंह तंवर चला रहा था तथा गजराज हाथी से राम प्रसाद हाथी कंट्रोल में नहीं रहा तो मुगलों ने एक हाथी और छोड़ दिया। एक हाथी और छोड़ दिया रण मंदिर। एक हाथी और छोड़ा तथा दो हाथों से इकल्ला राम प्रसाद लड़ रहा। बड़ा वीर था राम प्रसाद, दो हाथियों से इकल्ला टक्कर ले रहा, कड़ा मुकाबला कर रहा है। लेकिन क्या होता है इसी के बीच मुगलों के द्वारा तीर चलाया जाता है जिसमें प्रताप सिंह तंवर वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही वीरगति को प्राप्त होते हैं प्रताप सिंह तंवर तथा इन हाथी को चलाने वाला एक व्यक्ति आता है और राम प्रसाद हाथी को कंट्रोल करके ले जाता है। कंट्रोल करके लेकर जाता है तो बदायूनी था इनके लेकर। तो मानसिंह ने कहा कि बदायूनी तुम बिल्कुल फ्री बैठे हो, अभी तुम फ्री बैठे हो, तुम लेके जाओ इस हाथी को। तो बदायूनी ने कहा कि मेरे नोट सोर्स तो बन गए, मैं चला जाता हूँ लेके अकबर के पास। तो बदायूनी जाता है तो आगे मिल जाता है भगवंत दास। भगवंत दास इस हाथी को अकबर को फेस करता है कि अकबर के पास लेके जाता है भगवंत दास ही हाथी को। अकबर के पास ले जाता है तो अकबर कहता है कि मुझे इस विजय मेरे पीर ने दिलाई, अल्लाह ने दिलाई, तो मैं इसका नाम रखूंगा पीर प्रसाद। तो अकबर ने राम प्रसाद हाथी का नाम रख दिया पीर प्रसाद। युद्ध के बाद में राणा जाता है गोगुंदा पे अधिकार कर लेता है मानसिंह। गोगुंदा पर अधिकार हो जाता है मानसिंह। उसके बाद आते हैं कोल्यार गांव में। कोल्यार गांव से आ जाते हैं आवरगढ़ को राणा प्रताप अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है। आगे आ जाता है कुंभलगढ़, कि कुंभलगढ़ में रह रहे थे राणा प्रताप। तो मानसिंह और अकबर के बीच अनबन होने के कारण मानसिंह यहाँ से निकल जाता है। जैसे निकलता है तो प्रताप आता है और गोगुंदा पे वापस अधिकार कर लेता है। गोगुंदा पे वापस अधिकार कर लेता है, मानसिंह चला जाता है। अब मिलता है कि हल्दीघाटी युद्ध में विजय किसकी हुई। अब अकबर तो अपनी विजय मान रहा है कि मेरी विजय हुई और प्रताप अपनी विजय मान रहा है कि मेरी विजय। अब सही तथ्य कौन सा है कि दोनों में से विजय किसकी हुई, एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ मिलता है कि दोनों में से विजय हुई किसकी। लेकिन एनसीईआरटी यानी जो वर्तमान की उसी में राणा प्रताप विजय बताया गया है। राणा प्रताप विजय बताया गया है हल्दीघाटी में। चलो ठीक है, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। आगे की क्लास करेंगे कल। जो लिखने का कार्य बच्चा है आज हमने समझ लिया पूरा राणा प्रताप के बारे में। जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें।